नमस्कार। गैस सिलेंडर फटने से हादसा, समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश, जनपद बलिया, बासडी कोतवाली क्षेत्र के राजा गांव खरौनी का मामला है। हादसे से कई गरीबों का आशियाना जलकर खाक हो गया। घर में रखा राशन व सामग्री भी जली। कड़ी मशक्कत से ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। बासडी कोतवाली क्षेत्र के राजा गांव खरौनी का मामला। पीड़ित महिला ने कहा कि हम तो अबे बासडी गनी कल एक दे आदमी एक आदमी मर रहा तो खौर रहा तो कहनी कि रुके बच्चा उनके कुछ ले ले आएंगे, कल भर दिन खाना ना खाई लो। अभी तुरंत जाते बने। हमारे लगे मोबाइल ना रहा, बुची हमारे फोन कैले रहे हमारी आदमी को, तो हुए होने से आइला हम दौड़ल तो कहत रन कि चलो ऐसा बात हो गई, तब गाड़ी जने आइल बोलो लिया के आइल। यहाँ से कोई नहीं। वहीं स्वर्गीय नंदलाल गुप्ता के परिजनों को बसपा विधायक उमा शंकर सिंह ने दिया 2 लाख रुपए का चेक। उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया स्वर्गीय नंदलाल गुप्ता आत्महत्या प्रकरण में उनके निवास स्थान पर बसपा रसड़ा के विधायक उमा शंकर सिंह जी ने श्रद्धांजलि अर्पित किया। उसके बाद उनके परिजनों से मिलकर संवेदना प्रकट की। साथ ही साथ स्वर्गीय नंदलाल गुप्ता की पत्नी को मोनू गुप्ता को अपनी ओर से आर्थिक सहायता के रूप में रुपए 2 लाख का चेक दिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। उन्होंने आगे कहा कि व्यापार मंडल की जो भी मांग है उसको माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे और सदन में भी उठाएंगे, उसको पूरा कराने का काम करेंगे। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उमा शंकर सिंह विधायक रसड़ा ने कहा कि मान लीजिए इस बात को कहते हुए नंदलाल गुप्ता ने लाइव डिसाइड किया कि हमारे घर को ज़बरदस्ती मुआयदा करा दिया गया, और मुझे लगता है कि उससे वह ज़्यादा दुखित होकर के अब हम घर वालों को, बच्चों को, परिवार को क्या जवाब देंगे, इस वजह से उन्होंने सुसाइड किया। मैंने कहा कि अभी हाउस चलने जा रहा है 20 तारीख से, मैं इस बात को रखूँगा कि जो लोग भी इस तरह से ज़बरदस्ती उनके घर को मुआयदा कराए हैं उसको निरस्त करें। दूसरा, हमारी माननीय मुख्यमंत्री से हाउस में मांग होगी, व्यक्तिगत हम उनके लिए भाई इनके तरफ से आग्रह भी करेंगे, एक विपक्ष के होने के नाते अपनी आवाज़ भी उठाएंगे कि आप उनके परिवार को आर्थिक मदद के रूप में 50 लाख रुपया दें, और उनकी पत्नी पढ़ी लिखी पत्नी हैं, BA नर्स हैं, उनको कहीं न कहीं समायोजित करें जिससे कि उन 2 छोटे बच्चों की परवरिश हो सके। और तत्काल के लिए वो परिवार, मान लीजिए ये ब्याज से उत्रस्त थे लोग, उनके पास ब्याज देने का पैसा भी नहीं रहा होगा, तभी वो सुसाइड किए। तो मुझे उचित लगा कि कम से कम परिवार अपने आप में स्टैंड ले, परिवार अपने आप में खड़ा हो जाए, उसके लिए मुझे भी कुछ मदद करनी चाहिए। तो मैं आज अपने तरफ से निजी तौर पे मैं उनके परिवार को, उनकी धर्मपत्नी जी को 2 लाख रुपये का चेक दिया हूँ कि जब तक सेटल होइए, जब तक आप अपने बच्चों की कहीं से ऐसा ना हो कि बच्चों की फीस बिना पढ़ाई टूट जाए, बच्चों के कापी किताब देना या बच्चे कहीं टूट न जाए, इसलिए मैंने दिया कि आप अपने आप को स्टैंड करिए। बाकी की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, आपको और मदद कराया जाएगा। बच्चों के लिए भी मैंने कहा कि ये बच्चे हैं, अगर पढ़ाई लिखाई में कहीं कोई दिक्कत आती है, लगता है कि बच्चों को पढ़ाई लिखाई में कहीं कोई बाधा आ रही है, तो मैं कहा हूँ कि आप हमसे बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि बच्चों की आपकी पढ़ाई लिखाई कहीं ब्रेक ना हो। मैं पूरी कोशिश करके बच्चों की पढ़ाई लिखाई, जब तक बच्चे पढ़ना लिखना चाहेंगे और कोई अगर उनके पास व्यवस्था नहीं रहेगी तो बच्चों को मैं पढ़ाने का ऐसा मैंने उनसे नहीं, ये हमें जानकारी मिली, हमने भी आपके मीडिया के माध्यम से सुना था, वहाँ अनाउंसमेंट किए गए। इसी रूप से जो लोग ज़बरदस्ती वायदा कराए हैं, उनको पीड़ित उनको मतलब टार्चर कर रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये सारी बातों को लेकर के हम विधानसभा में आएंगे, और मुझे लगता है कि सरकार को इसको जवाब देना पड़ेगा, और सरकार को जवाब ही नहीं देना पड़ेगा, सरकार को कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। विधानसभा में इस बात को, विधानसभा में जब बात बोली जाती है तो वह सत्य बात बोली जाती है, और उसकी पूरी लाइव पूरी दुनिया देखेगी। तो इसलिए सरकार को निश्चित रूप से इसमें तैयारी करके, मुझे लगता है कि सरकार जवाब देने के लिए और कार्रवाई करके ही सरकार आएगी। यहाँ ब्याजियों का नेटवर्क फैला हुआ है और
अब अभी तो मैं सुना, अभी आप ही लोगों के न्यूज़ के माध्यम से सुना कि एसपी साहब का स्टेटमेंट था कि मैं एक वो अलग से सेल बनाने जा रहा हूँ, एक अलग से इस तरह की जो है हाँ कुछ ऐसा था उनका एंटी सुरखोरी या क्या मैंने कुछ इस तरह से है, तो नहीं उसका मकसद ही वही हुआ। मुझे लगता है कि सब सारी चीज़ें कहने से नहीं होगा, इसको अमल करना पड़ेगा, इसको अमल में डालना पड़ेगा, तभी जा करके समाधान हो पाएगा। कई लोगों को अभी मिले, लगातार मिले कि बहुत लोग इससे त्रस्त हैं, तो ये कोई रोजगार थोड़े है भाई, ये रोजगार नहीं है। वहीं फीस न जमा होने पर शिक्षिका की तालिबानी सजा से पैरालाइज हुआ मासूम। उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद में एक निजी स्कूल में फीस न जमा होने के कारण मासूम को तालिबानी सजा देने का मामला सामने आया है, जिससे 7 वर्षीय मासूम पैरालाइज हो गया। मामले में पुलिस ने स्कूल प्रबंधक समेत 3 के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है। परिजनों की माने तो जिले के रसड़ा कोतवाली थाना क्षेत्र के रसड़ा कस्बे में स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल के कक्षा 1 में अध्ययनरत एक 7 वर्षीय छात्र अयाज अख्तर को गत 27 जनवरी को फीस जमा न करने के कारण स्कूल की शिक्षिका अफसाना ने क्लासरूम में 4 घंटे तक दोनों हाथ उठाकर खड़ा कर प्रताड़ित किया। मामले में स्कूल के शिक्षकों के कहने पर भी प्रबंधक ने छात्र को बैठने नहीं दिया। आरोप है कि छात्र के पैरों पर मारा भी गया, जिसके कारण अयाज बेहोश होकर गिर गया था तथा वह पैरालाइज का शिकार हो गया। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने विद्यालय के प्रबंधक वर्मा, प्रधानाचार्य सत्येंद्र पाल व अध्यापक अफसाना के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धारा 325 तो 506 के तहत नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल अभी तीनों आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। जावेद अख्तर परिजन ने कहा कि मैं आपका जी जावेद अख्तर, आज हॉस्पिटल में बच्चे को लेकर आए, क्या है मामला? मामला ये है कि सर मैं इसका बड़ा पापा हूँ और ये 27 तारीख के वाक़या है। स्कूल में फीस जमा नहीं था इसका। किस विद्यालय में फीस नहीं जमा? दिल्ली पब्लिक सिटी स्कूल, न्यू हॉस्पिटल मिशन रोड पे। उसका जो सर है प्रबंधक प्रदुमन, वो जो है क्या नाम है, इसको टार्चर इतना किया। हर घंटी में हम इस बैठा रही थी, उसने कहा कि बैठने नहीं देंगे, इसको खड़ा करो। तब इसके घर वालों के समझ में आएगा। बच्चा पानी मांगा, उसको नहीं दिया, ले जाके लैट्रिन की जगह पर, बाथरूम की जगह पे इसको टार्चर के पैरों में मारा। इसके इशारा से पूछ लीजिए, इससे बात बोलेगा। जी जावेद अख्तर। कहाँ के रहने वाले? यही रसड़ा। क्या प्रकरण हुआ था आपके साथ? आपको मेरा भाई का लड़का, मेरा भतीजा था, दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ता रहा। कौन से क्लास में? 1 क्लास में। क्या नाम है उसका? सिराज अख्तर। क्या हुआ? नहीं, उसका अयाज अख्तर, उसके बाप का सिराज अख्तर नाम है। क्या हुआ था उसके बाद? कुछ नहीं, वो फीस बकाया था, दिल्ली पब्लिक स्कूल का फीस बकाया था। कुछ लॉकडाउन का भी फीस था, इधर का 1 महीने का ये भी फीस था, जिसकी वजह से उसको 4 साढ़े 4 घंटा खड़े कराए। कब की घटना है? कब की घटना है ये? 27 तारीख की घटना। अच्छा, 27 तारीख पिछले महीने। कहाँ खड़ा कराया था? वो बेंच पर। टीचरें बोल रही थी कि सर जी बैठा दो, कर नहीं, ऐसे खड़ा रहने दो। पानी भी चला है बाद में, और बच्चे बता रहे थे कि बाथरूम की तरफ ले जाकर उसके पैरों पर मारा था। अभी बच्चे के साथ क्या हुआ है? फिलहाल तो बच्चा को तो आप देख ही रहे हैं, पाइज हो गया है। क्या हो गया? एक तरफ से उसका पूरा है, ये काम नहीं कर रहा है, पैरालाइज हो गया। मामले में पुलिस को तहरीर दी गई थी? भैया पुलिस थाने में दौड़ते रह गए, चौकी पर भी दौड़े हैं चारों तरफ, तब जाके थाने से FIR हम लोग का हुआ। अच्छा, तो फिलहाल उस विद्यालय के प्रिंसिपल और बाकी टीचर्स के साथ? वो एक टीचर और प्रिंसिपल और प्रबंधक, ये तीनों लोग के नाम में FIR हुआ था। ये तीनों लोग अभी गायब हैं। स्कूल खुल रही है लेकिन उसमें है नहीं। अब अंदर का काम मामला में अभी नहीं बता पाएंगे। अच्छा, बच्चा चला गया है। कौन टीचर थे जिन्होंने खड़ा कराया था उसको? एक मुस्लिम टीचर थी। महिला टीचर थी? महिला, वो खड़ा कराई थी। वो कब देखिए, वो कह भी रही थी कि सर जी अलग अलग घंटियों में अलग अलग टीचरें आती हैं, तो उनकी जब 1 घंटी आधे घंटे की हुई तो वो तो खैर चली गई, लेकिन खड़ा वही कराई थी। फिर दूसरे घंटे में टीचर आई,
तो भी कहा अरे बैठा लीजिए, प्रबंधक का नहीं 10 मिनट लग देंगे। बच्चा वहाँ सीढ़ी से क्या मामला था, क्यों फीस नहीं जमा की जा रही थी, क्या प्रॉब्लम? अब आपको इतना बता दें कि कौन ऐसा घर ना हो कि 1-2 महीने का फीस किसका ना बकाया चलता होगा। अरे इस महीने नहीं, अगले महीने आदमी 4 महीने 6 महीने पर भी दे देता है। मतलब वो क्या प्रबंधक है तो क्या सारे टीचरों का फीस देती है? नहीं, घर से कहा कभी तो फीस घर से कहा गया था कि फीस आज नहीं कल मिल जाएगी, इस तरह कुछ। तो ऐसा कुछ सूचना आपको देना चाहिए था ना कि लड़के पर अत्याचार करेंगे आप। ठीक है। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने सीएमएस के वायरल ऑडियो पर भरी हुंकार, कार्यवाही की मांग। उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया जिला अस्पताल बलिया के सीएमएस डॉक्टर दिवाकर सिंह का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें सीएमएस एक स्थानीय पत्रकार सनंदन उपाध्याय को धमकी देते नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर सीएमएस कह रहे हैं कि चाय पानी तक पत्रकारिता सीमित रखिए, वरना हम एफआईआर करा देंगे। बलिया पहुंचे पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने इस मामले पर हुंकार भरते हुए उचित कार्यवाही की मांग किया है। अमिताभ ठाकुर ने कहा कि जिला अस्पताल में जो हम लोगों ने निरीक्षण किया, देखा, एक चीज़ स्पष्ट है कि यहाँ बहुत ही बुरी स्थिति है। यह स्पष्ट है कि यहाँ भारी गंदगी है, रोगियों की कई सारी शिकायतें हैं। हमने बर्न यूनिट को देखा, हमने जो आपका इमरजेंसी वार्ड है उसको देखा। शौचालय एक बिल्कुल गंदा है, दूसरा शौचालय बंद है, बर्न वार्ड की उतनी ही कुव्यवस्था है। हड्डी रोग विशेषज्ञ देखा, वो अपने मौके से गायब हैं। उसके अलावा यहाँ सीएमएस का जो लगातार पत्रकारों से, यानी सच को सामने लाने वालों से जो विवाद हो रहा है, उसमें सीएमएस साहब से वार्ता हुई। वह उन्होंने बिल्कुल ही अवैध, अनुचित और अवैधानिक आदेश लगा रखे हैं कि उन धाराओं का उल्लेख किया है जो आईपीसी में नहीं है। ये पूर्णतः अवैधानिक कार्य है। और ऊपर से तुर्रा यह है कि वो अपने काम को सही बताना चाह रहे हैं, अपनी प्रशंसा कर रहे हैं कि उन्हें 3.5 लाख रुपए मासिक मिलेंगे, वो इतने अच्छे हैं। यहाँ प्रश्न यह नहीं है कि वो कितने अच्छे डॉक्टर हैं, प्रश्न यह है कि वो अनावश्यक रूप से पत्रकारों के रास्ते में, उनके वाजिब रास्ते में क्यों कंटक बोना चाहते हैं, क्यों अनावश्यक गतिरोध कर रहे हैं। जहाँ एक और अपने अस्पताल की स्थिति को सुधार नहीं रहे हैं, वहीं वे अनावश्यक रूप से अनुचित आदेश पारित कर रहे हैं। हमारी जो टीम है बलिया की अधिकार सेना की, वह इन मामलों को व्यक्तिगत रूप से देखेगी। हमारी टीम के लिए एक प्रमुख अभियान होगा। एक तो यहाँ से इस तरह के जो अवैध नोटिस है उसको हम लोग हटवाएंगे, और यहाँ जो दलालों का नियंत्रण है अस्पताल में, जो यहाँ के सीएमएस और अन्य अधिकारी जानते बूझते आंखें मूंदे हैं, उसको भी समाप्त करने का हम हर संभव प्रयास करेंगे। जिस सदर अस्पताल ये मुख्यालय है पूरे जनपद का, जनपद के लोग दूर दूर से यहाँ पर इलाज करने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर भारी मात्रा में गंदगी फैली हुई है, चारों तरफ दुर्व्यवस्था फैली हुई है। इसे किस रूप में देखते हैं आप? इसकी इतनी हालत ख़राब है तो जनपद के अन्य अस्पतालों की क्या हालत होगी? देखिए, हमारा यह मानना है कि ये सीधे सीधे यहाँ के जो सीएमएस हैं उनकी लापरवाही है। मेरी व्यक्तिगत बातचीत से यह लगा कि अपनी गलती को मानने की जगह, अपने यहाँ की व्यवस्था को सुधारने की जगह उन्होंने एक ऐसा बीड़ा उठाया है जो कि अवैधानिक बीड़ा है पत्रकारों को सुधारने का। उनका काम पत्रकारों को सुधारना नहीं है, और अन्य पत्रकार बिगड़े हुए हैं, वह अपनी पूरी शक्ति अनुचित उद्देश्यों में जाया कर रहे हैं। उनका कार्य यहाँ की व्यवस्था को ठीक करना, उसमें वो पूरी तरह फेल है, और अपने काम में फेल होकर यहाँ दलालों का संरक्षण चल रहा है। यहाँ के सारी गंदगियाँ हैं, उनको न देख के वो ऐसे काम कर रहे हैं जो जिसे अगर एक शब्द में कहा जाए तो पूर्णतः अनुचित और अवैधानिक है। तो सर, जिस सीएमएस से पूरा जनपद त्राही त्राही कर रहा है, क्या वो सुधर जाएगा? देखिए, जो उन्होंने अंतिम बात कही कि जिसमें उन्होंने कहा कि मैं 3.5 लाख रुपए मुझे आज यहाँ छोड़ दूंगा तो 3.5 लाख मुझे प्राइवेट में मिलेगा, 3 लाख मुझे प्राइवेट में मिलेगा। मैं उनसे चाहूँगा, अनुरोध करूँगा कि वास्तव में छोड़ दें ताकि जिले का कल्याण हो। वो 3.5 लाख नहीं 3.5 करोड़ रुपए कमाए, हमें उनके पैसों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन बलिया जनपद को वो मुक्त करें, या तो भी यहाँ पे वास्तव में जो सीएमएस का दायित्व है वो निभावें, या बलिया जनपद को मुक्त करें ताकि यहाँ कम से कम व्यवस्था में कुछ सुधार हो। जिला अस्पताल पर जिस तरीके से यहाँ पे नोटिस चिपकाया गया है, वीडियो कैमरा तक इस पे प्रतिबंधित किया गया है, और सीएमएस साहब से भी आप बात किए थे, इस सभी प्रकरणों को देखते हुए अधिकार सेना किस तरीके से लड़ाई लड़ेगी और आगे क्या निर्णय होगा? देखिए, अधिकार सेना के लिए यह अत्यंत महत्व का प्रश्न है। स्वास्थ्य सेवाएं कितनी महत्वपूर्ण है किसी भी नागरिक सेवा के लिए, ये सभी जानते हैं।
जिसमें एक तो पत्रकारों को जानबूझ के रोकने का जो उनका पर्पस है उसको हम लड़ेंगे। ये जो अवैधानिक बोर्ड है, मनोज हंस साहब हैं, हमारे मधुसूदन श्रीवास्तव जी हैं, हमारे अधिवक्ता साथी हैं, हम लोग उनको लीगल नोटिस देंगे। आवश्यकता पड़ने पर इनके खिलाफ हम कोर्ट में केस करेंगे और यहाँ की व्यवस्था सुधरे उसके लिए हम यहाँ के लिए अधिकार सेना एक अलग यूनिट बनाएगी जो अनवरत इस बात को देखेगी कि डॉक्टर समय से बैठे और नियमानुसार कार्य हों। और जन औषधि केंद्र में जो दवा उपलब्ध नहीं है उसके बारे में देखिए, हमारी जो टीम है वो सारे बिंदुओं पर यहाँ पर प्रयास करेगी कि जो कुछ नियमानुसार है उसको हम सुनिश्चित करावें। इसके लिए डॉक्टर जन औषधि केंद्र का दवा भी नहीं लिखते हैं। नहीं, मैं आपसे सहमत हूँ, उन बिंदुओं पर हम कार्य करेंगे। कल तक नहीं काम तो सर ये मान लिया जाए कि अधिकार सेना मरीजों के दर्द को समाप्त कर जाएगी। देखिए, अधिकार सेना कितनी सफल होगी असफल होगी इस पर मैं कोई टिप्पणी बड़बोलापन नहीं करूँगा, कोई भी बड़बोलापन नहीं करूँगा, लेकिन हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम उनकी मदद कर पाएं। एजाज अहमद सिद्दीकी के साथ कैमरामैन मोहम्मद सरफराज, अल जजीरा न्यूज़।